Powered by i10. भारतीय रेल के व्यापक रेल नेटवर्क का चुनावी राजनीति में इस्तेमाल 2014 में शुरू नहीं हुआ था। मतदाताओं की जो भीड़ सरकारें बनाती है या गिराती है वो एसी बस का टिकट नहीं खरीद पाती है, इसलिए भारतीय रेल में चलती है। फिर रेलवे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता भी है और नौकरी भी गिग इकॉनमी वाली नहीं है, ढंग की नौकरी है जिसमें सामाजिक सुरक्षा है, पूरे परिवार की किस्मत को बदलने का मादा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री वंदे भारत को झंडी दिखाने के लिए वक्त निकालते हैं, स्टेशनों की रीडेवलपमेंट योजनाओं का फीता काटते हैं। सरकार ने लगातार लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि रेलवे में आमूल चूल बदलाव हो रहे हैं। बुलेट ट्रेन थोड़ी देरी से ही सही बन रही है, इंजन डिब्बों की जगह वंदे भारत आ रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन चुका है, कश्मीर तक रेल चलने ही वाली है। इन सारी चीज़ों को सिर्फ प्रमोशन या पीआर या प्रचार कह करके खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तथ्य है कि मोदी सरकार ने रेलवे में पैसा लगाया है। लेकिन कुछ और तथ्य हैं जो भारतीय रेल की एक दूसरी तरह की तस्वीर पेश करते हैं। जून 2023 में ओडिशा के बालेश्वर में 3 ट्रेनें आपस में भिड़ती हैं और 296 लोगों की मौत हो जाती है। रेलवे कहता है कि साजिश थी, जांच करवाएंगे। जांच शुरू तो हुई लेकिन साजिश स्थापित नहीं हो सकी। ये स्थापित नहीं हुआ कि वो कोई षड्यंत्र था। एक बात ज़रूर पता है कि इस हादसे के बाद से ही रेलवे अच्छे कारणों से खबरों में कम ही रह पाता है। कभी ट्रेनें सामने से भिड़ती हैं, कभी पीछे से टक्कर हो जाती है। जब नहीं भिड़ती हैं तो चलते चलते 2 हिस्सों में बंट जाती हैं। ट्रेनों के बेपटरी होने के मामले तो इतने हैं कि लिस्ट भी पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। जब इतने हादसे होने लगे तो जवाबदेही लोको पायलट या स्टेशन मास्टर से ऊपर तक जाने लगी, रेल भवन के उस कमरे तक जहां मंत्री जी बैठते हैं। लोग पूछने लगे कि आमूल चूल परिवर्तन तो होता रहेगा, पहले सेफ्टी रिकॉर्ड ठीक कर लिया जाए। इसी का प्रति आख्यान अब हमारे सामने है। दावा किया जा रहा है कि रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड खराब है नहीं, खराब किया जा रहा है। पटरियों पर जानबूझकर कभी पत्थर तो सिलेंडर रखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस तो इसमें आईसिस, आतंकवादी संगठन आईसिस तक को लेकर के आ गई है। इसलिए आज का ललन टॉप शो भारतीय रेल को समर्पित है। हम देखेंगे कि रेलवे में चल क्या रहा है और क्या वाकई कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी हो रही है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। तारीख 8 सितंबर। इस दिन कालिंदी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के कानपुर से भिवानी की ओर बढ़ रही थी। रात के करीब 8:30 बज रहे होंगे। ट्रेन कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच मौजूद मुडेरी के पास पहुंची थी कि अचानक ट्रैक पर पड़ी किसी चीज़ से टकरा गई। जोर से आवाज़ आई, ट्रेन को आनन फानन में रोका गया। ट्रेन के इंजन से लोको पायलट नीचे उतरा, उसने ट्रैक की जाँच की। फिर तुरंत उसने अधिकारियों को फ़ोन किया कि रेलवे ट्रैक पर कुछ संदिग्ध सी चीज़ देखने को मिली है। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंची। खबरों के मुताबिक आरपीएफ और जीआरपी को पास की झाड़ियों में एलपीजी गैस सिलेंडर मिला। सिलेंडर पर लगी जो प्रोटेक्टिव सील होती है वो टूटी हुई थी। साथ में ट्रैक और ट्रैक के आसपास मिठाई से भरा एक डब्बा, एक माचिस का बंडल, एक बोतल पेट्रोल और पेट्रोल बम जिसको मोलोटोव कॉकटेल कहते हैं, और माचिस की एक डिब्बी भी बरामद हुई। उस सूचना को एक पायदान और ऊपर पहुंचाया गया। फिर 9 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और आतंकरोधी दस्ता एटीएस की टीमें जांच के लिए पहुंची। दिन भर घटनास्थल की छानबीन की गई। छानबीन में एक सफ़ेद झोला बरामद हुआ। खबरों में कहा गया कि झोले के अंदर से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया था। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, यही वो पटरी है। कल शाम को 8:30 बजे का वक्त था जब यहाँ पर ट्रेन आ रही थी और सामने है सिलेंडर पड़ा हुआ था। ट्रेन सिलेंडर से टकराती है जिसके बाद 50 मीटर तक जो है सिलेंडर घसीटता है। मैं आपको दिखा दूं कि कुछ निशान भी हैं यहाँ पे ट्रैक के, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर के घसीटने के निशान है। पीछे अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ट्रैक से यहाँ पे जो है ट्रेन है वो आ रही थी। जो ड्राइवर है वो देखता है कि कुछ पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन मौके से सिलेंडर की टक्कर होती है ट्रेन के साथ। ये एक अच्छी खबर है कि जो सिलेंडर था भरा हुआ था लेकिन फटा नहीं। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन ये भी हो सकती है कि भरा हुआ सिलेंडर रख के एक ऐसा एक्सप्लोजन किया जाए जिससे ट्रेन जो है वो डिले हो पाए। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और झाड़ियों को खंगालना शुरू किया तो इसी जगह पे पुलिस को वो एक्सप्लोजिव मिले, इसी जगह पे पुलिस को वो माचिस मिली, जिस पे आके क्राइम सीन ने पे जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने साक्ष्य जुटाने का काम किया है।
इसके बाद अधिकतर खबरों में एक किस्म की बात सामने आई कि कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की आतंकी साजिश नाकाम। घटना की जांच के लिए कानपुर कमिश्नरेट ने 6 टीमों का गठन किया। यूपी एटीएस के आईजी एन चौधरी ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित किया और ये कहा। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों के बयान भी आए। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अभी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। एटीएस भी मौके पे गई है, उसने मौका मुआयना तो हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। जिस मिठाई के डिब्बे को घटनास्थल से बरामद किया गया था उस पर छिबरा मऊ के सियाराम स्वीट्स का नाम लिखा हुआ था। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने सियाराम वर्मा स्वीट्स पर छापा मारा। वहां से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को लेकर के वो साथ चली गई। दुकान के मालिक ने और क्या कहा वो भी सुन लीजिए। एक तरीके से कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है। कई जांच पड़तालें हुई हैं, उसके मौजूद सभी लोग कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है ये। जी, मैंने सुबह दुकान जब खोली थी कई पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने डीवीआर सीसीटीवी फुटेज कहा था, उन्होंने दे दीजिए, कई घटना सामने आई हैं, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मेरे जो बड़े भाई आए उन्होंने बताया ऐसी वारदात है, तो फिर कहा गया। वहीं बरामद गैस सिलेंडर के सीरियल नंबर को ट्रेस करके एटीएस ने उस सिलेंडर को बेचने वाली गैस एजेंसी का पता लगाया। उस एजेंसी के मैनेजर ने मीडिया से बातचीत की। वो गैस एजेंसी है जहां पर एटीएस ने आके पूछताछ करी। यहीं से जो गैस आप बुक करते हैं, सिलेंडर्स बुक करते हैं, उसके बाद यहां पर उस नंबर के आधार पर वो दिया जाता है। याद करिए कि उस सिलेंडर में एक सीरियल नंबर पड़ा हुआ था जिसके आधार पर पुलिस ने इस एजेंसी का भी पता लगाया। यहां पर कोशिश करेंगे बात करने की, मैनेजर हैं यहाँ पर वो करने के लिए, पूछताछ करने के लिए एटीएस आई थी। एटीएस अधिकारी वहाँ थाने पे बुलवाए थे कि संबंधित क्षेत्र में कितनी गैस एजेंसियाँ हैं और उनका मतलब ये जानकारी कि सबको बुला दो तो उनसे ये जानकारी हो सके कि ये सिलेंडर कहाँ से डिलीवर्ड हुआ। तो उस प्रयास में हम लोग भी लगे हैं, लेकिन अब वो सिलेंडर का जैसे सीरियल नंबर मतलब मैंने उनको नोट तो करा दिया था वहाँ पे खाली करवा के। अब उस पर जांच कर रही है कि मेरा जो डाटा था मैंने उनको दे दिया है और सारी एजेंसियों का संबंधित क्षेत्र में 3 एजेंसियाँ उत्तरी पूर्वा वाली रूही इंडियन गैस और फ्रेंड गैस सखरेज में है, तो इन लोगों का भी डाटा ले लिया है, तो उस पर वो लोग कार्रवाई मतलब अपना जारी किए। इस घटना और तमाम छानबीन के बारे में जानकारियां शेयर कर रहे हैं मौके पर पहुंचे पत्रकार। ये विजुअल्स अगर आप देखेंगे, यही वो सिलेंडर है भरा हुआ जो कल रात को कालिंदी एक्सप्रेस से टकराया और करीबन 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रैक से बाहर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पे एविडेंस का टैग लगा हुआ है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये सिलेंडर भरा हुआ है। मार्का इसमें लगा हुआ है और डेट भी लगी हुई है कि डेट 2024 के 9वें महीने की है, आज की आज इसके तौर पर इसको एविडेंस में शामिल किया गया है। हालत अगर आप इसकी देखेंगे तो देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से इसका इम्पैक्ट था कि लोहे की बॉडी जो है वो अंदर जा चुकी है और इसमें अच्छे खासे डेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक भरे सिलेंडर पर इस तरीके के डेंट होना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ऊपर वाला इसका रिम है ये पूरा मुड़ चुका है। हालत इसकी देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जब ट्रेन की इसकी टक्कर हुई होगी तो क्या मंजर होगा और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन ट्रेन या रेलवे से जुड़ी अकेली घटना नहीं है ये जिसमें टेरर प्लॉट का जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर चलते हैं। 8 सितंबर को अजमेर के सरधना में एक रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 2 ब्लॉक रख दिए गए। आज तक में छपी खबर के मुताबिक एक ब्लॉक का भार लगभग 70 किलो था। एक ट्रैक से कुछ ही देर बाद एक मालगाड़ी गुजरनी थी। मालगाड़ी आई और सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ करके पार हो गई। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीएफसीसी का फ्रेट कॉरिडोर है। यहाँ से जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल होती है। अर्थव्यवस्था कंट्रोल करना हम इसलिए कहते हैं कि इस ट्रैक से पूरे देश में मालगाड़ियों का जो है आवागमन होता है। इस ट्रैक पर 8 तारीख की रात करीब 10:30 बजे कुछ शरारती तत्वों ने या कहें कि साजिशकर्ताओं ने सीमेंट के बड़े ब्लॉक करीब 70 से 1 टन के बीच के वो ट्रैक के बीच में रख दिया और ट्रेन जो है मालगाड़ी सीधी उनसे टकराई। आप देख सकते हैं कि कुछ टुकड़े जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसके कि ट्रेन के टकराने के बाद से यह दूर हुए हैं। ये जो ट्रैक है यह फुलेरा से लेकर के अहमदाबाद के बीच में जाता है और डीएफसीसी के लिए
ये काफी महत्वपूर्ण ट्रैक जो है वो माना जाता है। डीएफसीसी के अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से एक शिकायत मांगलेवास थाना में की गई, जो आप पीछे देख सकते हैं कि 1013 ये किलोमीटर दर्शाता है, जो कि हर 1 किलोमीटर के ऊपर इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। एक जो पिलर है वो यहाँ रखा गया था, एक पिलर इसके आगे करीब 1014 किलोमीटर का जो बोर्ड है वहां पर उसको उठा करके बीच में रख दिया गया। इस घटना के सामने आते ही बात रेलवे के अधिकारियों से होते हुए सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची। अजमेर रेंज के आईजी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया और जांच शुरू कर दी गई। रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें एफआईआर दी लिखित में, उसके आधार पर हमने मुकदमा रेलेवेंट सेक्शन में दर्ज कर लिया है और एसएचओ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसके लिए हायर अथॉरिटीज़ ने एक एसआईटी भी गठित करी है और इसमें हर एक पहलू पर अनुसंधान किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सुनसान इलाका है और गांव से दूर है, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। एक सीन रिक्रिएट करके कि भाई कितने लोग इसको रख सकते हैं, उससे भी एक हमें उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहां कुछ इसी तरह की घटना सामने आई। जिला सोलापुर, घटना की तारीख 4 सितंबर। यहां के कुर्डुवाडी रेलवे स्टेशन से लगभग 500-700 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर रखा गया था। इसी दौरान लोको पायलट रियाज शेख और जूनियर इंजीनियर उमेश ब्रदर रेलवे के ओवरहेड तारों के रखरखाव के लिए टावर वैगन को सोलापुर से कुर्डुवाडी लेकर के जा रहे थे। उन्होंने ट्रैक पर पत्थर देखा। करीब 200 मीटर की दूरी पर गाड़ी को उन्होंने रोक दिया और संबंधित रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी। टीमें पहुंची, जांच शुरू हुई, पत्थर को हटा करके किनारे किया गया और ट्रैक को ओपन कर दिया गया। तीनों ही घटनाओं की जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ और शिनाख्तगी जारी है। लेकिन ये अकेली 3 घटनाओं की बात नहीं है। आज तक की खबर के मुताबिक 1 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां रेलवे ट्रैक पर कुछ चीजें प्लांट करके ट्रेन को डिरेल करने की कोशिशें हुई, ऐसे इल्जाम लगे हैं। बानगी ये देखिए। 1 अगस्त 2024 लखनऊ के पास रेलवे ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। 5 अगस्त 2024 को लखनऊ के पास से ही फिर से ट्रैक पर गैस सिलेंडर और साइकिल रखे हुए मिले। 17 अगस्त 2024 को कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए। लोको पायलट ने कहा कि किसी चीज से टक्कर हुई थी। 20 अगस्त 2024 को प्रयागराज के पास किसी ने ट्रैक पर अलॉय व्हील रख दिया था। 24 अगस्त 2024 को अजमेर जिले के जवाई बांध और बिरोलिया के बीच किसी ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए थे। ये वो घटनाएं हैं जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां आतंकी साजिश के लेंस से देख रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि आतंकी साजिश हो सकती है, क्योंकि एजेंसियों के मुताबिक शुरुआती सुराग जो मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, वो इसी तरह के हैं। हमने कुछ क्राइम के पत्रकारों से बात की, ये समझने की कोशिश करने के लिए कि माजरा क्या है। बिल्कुल, देखिए, आतंकवादी घटनाएं इस देश में पहले भी होती रही हैं और बहुत हुई हैं। आप सबको पता है कि बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट्स हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन ऐसा एक एक करके रेलवे को टारगेट करना और कोई बहुत विस्फोटक के साथ या कहीं बॉम्ब प्लांट करके टारगेट करने की जगह सीधे रेल की पटरियों को टारगेट करना, जहां कुछ हेवी ऑब्जेक्ट रख देना, चाहे वो सीमेंट का ब्लॉक हो या गैस सिलेंडर हो या फिर कोई दूसरा ज्वलनशील पदार्थ हो, इस तरह की चीज़ें रखना, ये यकीनन एक नए किस्म की मोडस ऑपरेंडी है। हमने सीरियल ब्लास्ट देखे थे, लेकिन सीरियल सैबोटेज की कोशिश जो है ये पहली बार देख रहे हैं और यकीनन एक नया मॉडल है। और इसलिए मैं इसे मॉडल को नया कहूँगा क्योंकि एक तो इस तरह की घटनाएं पहले हुई नहीं, और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आतंकियों के लिए भी ये थोड़ा आसान मॉडल है, क्योंकि इतनी रेल लाइन है हज़ारों किलोमीटर की पूरे भारत में बिछी हुई। एक एक किलोमीटर को मॉनिटर कर पाना और उसको सैनिटाइज कर पाना किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और अगर मान लीजिए ऐसी सुनसान बियावान जगहों पर जहाँ से रेल की पटरियाँ गुजरती हैं, वहाँ पर अगर हेवी ऑब्जेक्ट ले जाकर रख दिया जाए तो ट्रेनें कितनी तेज़ चलती हैं आजकल, और रात के अंधेरे में समझ लीजिए कई बार तो बहुत भयानक हादसा हो सकता है। और इस चीज़ को शायद इन आतंकवादियों ने भांप लिया है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये सस्ता भी है। सस्ता इसलिए है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने लोगों को जो उस रेल पटरी के इर्द गिर्द कहीं रहते हैं, अगर उनको रेडिकलाइज कर लिया, अगर उनके दिमाग में नफरत का जहर भर दिया, तो फिर वो जो है औने पौने कीमत पर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई डेटोनेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लोसिव कहीं से प्रोक्योर खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती नहीं। और कोई एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजना, किसी को ईमेल
लेवल पर गाइड करना, इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। लोकल लेवल पर अगर अपने लोगों के दिमाग में जहर भरा और भरने में कामयाब हो गए तो वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। अगर टेरर आउटफिट्स के सक्रिय होने की बात है तो उत्तर प्रदेश एटीएस की थ्योरी का रुख करते हैं। खबरों ने कहा है, कुछ खबरों ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाओं की जांच कर रही एटीएस को शक है कि इन घटनाओं में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रांत यूनिट के एक्टिव होने की आशंका है। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि जो भी लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो लोन वुल्फ हैं, यानी वो अपने दम पर इन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कयास कितने भरोसेमंद माने जा सकते हैं, सुनते हैं पत्रकारों को। जैसे एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड तो है ज़रूर, और यही वजह है कि इस मामले की जांच जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। तो एक नया मॉड्यूल है, नई मोडस ऑपरेंडी है और इसका खुलासा करना ज़रूरी है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो अब तक की तफ्तीश में बात सामने आई है या जो हिंट जांच एजेंसीज को मिले हैं, उसमें ये बताया गया है कि ये आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के दिमाग की उपज है। खुरासान बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया है, एक ग्रेटर एरिया जिसमें कई देशों को मिलाकर आईएसआईएस की एक सोच है कि उस जगह पर वो अपना खलीफेट जिसे कहते हैं, अपना राज स्थापित करेंगे, और उसमें भारत के कुछ हिस्सों पर भी वो दावा करता है। तो आतंकवादी संगठन है, जाहिर है उनकी सोच नकारात्मक ही होती है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बेगुनाह मारा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अब देखिए कैसे कुछ संदिग्ध पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही है। आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि इस पूरे नेक्सस से पर्दा हटेगा और तब यह भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मास्टरमाइंड कौन है, किसको कौन सी ड्यूटी असाइन की गई थी, क्या अलग अलग लोगों को रेडिकलाइज किया गया था या फिर इसके लिए कहीं कोई कैंप हुआ, क्या हुआ। अभी सारी चीज़ें जो है वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि नई मोडस ऑपरेंडी और ख़तरनाक है। लेकिन ये वो घटनाएं हो गईं जहां हम साजिशों की खबरें सुन रहे हैं। कुछ और घटनाएं हैं जहां से रेलवे के पूरे सिस्टम की लापरवाहियां भी झलकती हैं लगे हाथ, और जो सुरक्षा से जुड़ी हुई ही हैं। 8 सितंबर को पटना की ओर आ रही मगध एक्सप्रेस 2 भागों में अलग हो गई। इंजन आगे के 13 डब्बों को लेकर के आगे बढ़ गया, जबकि पिछले 9 डब्बे पटरी पर ही छूट गए। 7 सितंबर को इंदौर से जबलपुर जा रही ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 150 मीटर दूर हुआ। 7 सितंबर को चित्रकूट के पास मालगाड़ी के इंजन का ब्रेक फेल हो गया। कोई जुगत सफल ना होने पर इंजन को डीरेल करके रोका गया। 2 सितंबर भागलपुर में यूरिया से लदी मालगाड़ी इंजन से उतर गई। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा के करीब पटरी से उतर गई। 2 लोगों की मौत हुई इस घटना में। 22 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हादसा पटरियों के रखरखाव में चूक और ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ। अगर आप गूगल सर्च करें तो ऐसी कई घटनाएं आप देख सकेंगे जहां यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियां भी छोटे बड़े हादसों का शिकार हुई। कई बार इन हादसों में लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं, तो कई बार गनीमत से किसी को खरोंच नहीं आती। लेकिन इतने हादसे ये बढ़े क्यों हैं? क्या लापरवाहियां हैं या कुछ और भी कारण हैं जो रेलवे की पकड़ में नहीं आ रहे? ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट्स का रुख किया। हाल फिलहाल में हुए हादसों की अगर हम बात करें तो आप इनको 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो पैसेंजर ट्रेन के हादसे, दूसरे आप कह सकते हैं मालगाड़ियों के हादसे। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइवेट साइडिंग होती है, उनके हादसे। और होता क्या है कि कोई भी ट्रेन देखता है आदमी तो रेलवे ही समझता है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको फर्क करना पड़ेगा। तीसरी चीज है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो हादसे हैं। तो अब जब हम इन तीनों को अलग अलग करते हैं तो जिस तरीके से मालगाड़ियों की संटिंग होती है या कहीं यार्ड के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, तो पटरी से उतरने में जिसमें जान माल का नुकसान नहीं होता है, खासतौर पर मालगाड़ियों की बात करते हैं, तो इस तरीके के एक्सीडेंट अमूमन जितने पहले होते थे उससे कम है। अगर संख्या के आधार पर जाए हम तो काफी कम हुए हैं। ये चूंकि मैं रेलवे लंबे समय से कवर करता हूं तो इस चीज को मैं कह सकता हूं कि पहले के मुकाबले इस समय एक्सीडेंट कम है। लेकिन हुआ क्या है कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ है, खासतौर पर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जो कहीं ना कहीं रेलवे को लेकर हमलावर हुई हैं, क्योंकि रेलवे एक तरीके से फ्लैगशिप रहा है सरकार का, और जो सरकार के अच्छे कामों में रेलवे का एक अहम रोल रहा है। अगर पिछले दिनों की घटनाओं की बात करें तो हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और पिछले 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो कुछ घटनाएं ऐसी आ रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है जानबूझकर कुछ ना कुछ ट्रैक के ऊपर रखा जा रहा है। तो ये वाकई चिंताजनक है, सीरियस है, निश्चित तौर पर सीरियस है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसमें चाहे वो आरपीएफ हो या जिसका एक जिम्मा होता है ट्रैक को
सुरक्षित रखने का, क्योंकि रेलवे की संपत्ति को अगर सुरक्षित रखना है तो आरपीएफ की जिम्मेदारी है। और दूसरी जीआरपी है। जीआरपी मतलब लोकल पुलिस, जो रेलवे का काम देखती है। मतलब स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो जिस स्टेट से रेलवे जाती है वहां की जिम्मेदारी हो जाती है। तो पिछले दिनों की जो चीजें देखें तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है और कई जगहों पर सबोटाज की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें जांच की ही चल रही है। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, अभी जांच बाकी है। जी, अब बात रेलवे की सुरक्षा की करते हैं। ट्रेनें ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा शहरों और बसावटों से होकर के गुजरें। उनके रास्ते में खेत खलिहान पड़ते हैं, सुनसान बीहड़ जंगल भी पड़ते हैं। ऐसी जगहों पर रेलवे ट्रैक पर 24 घंटे सातों दिन नजर बनाए रख पाना असंभव होता है। लिहाजा बहुत कुछ ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड की मुस्तैदी की नज़र पर भी निर्भर करता है। फिर भी रेल की पटरियों पर सिलेंडर, बारूद जैसी चीज़ें बरामद हो रही हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों के अलावा रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी क्या बनती है, उनका काम और अधिकार क्षेत्र कहां तक सीमित है, एक्सपर्ट से हमने पूछा। आरपीएफ की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसका गठन किया गया था कि रेलवे का ट्रैक, रेलवे की जमीन, यानी रेलवे की जो भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ का है। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो जंगल का इलाका हो या शहर का इलाका हो या झुग्गी झोपड़ी का इलाका हो, हर जगह पर आरपीएफ का काम होता है पेट्रोलिंग करना। तो आपने जो कहा कि आरपीएफ की क्या जिम्मेदारी है, आरपीएफ की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन आरपीएफ के पास एफआईआर करने का जो अधिकार है वो नहीं है। मतलब इन्वेस्टिगेशन वो अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होती है या जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी होती हैं। तो यहां पर जितनी घटनाएं हो रही हैं, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आरपीएफ की पेट्रोलिंग वहां उन इलाकों में कब हुई थी, क्योंकि आरपीएफ की पेट्रोलिंग जरूरी है। इस तरीके के अगर लंबे लंबे स्ट्रेच है, ट्रैक्स हैं, तो किसी ना किसी का जिम्मेदारी होगी। लोको पायलट और हम कह सकते हैं जो ऐसे स्टाफ है, चाहे ट्रैकमैन हो या और दूसरे स्टाफ हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वो अलर्ट रहते हैं, अगर कोई चीज उन्हें दिखती है तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से दुर्घटना ना हो। लेकिन अचानक कोई चीज सामने आ गई, नहीं दिखी और कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसमें आप लोको पायलट को जिम्मेदार सीधा सीधा ठहराने लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ट्रैक का जो सीधा सीधा हिसाब होता है उसमें क्या है कि ट्रैक पर जो ट्रेन चलती है वो सिर्फ लोको पायलट नहीं चलाता है, तमाम ग्राउंड स्टाफ चलाता है, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या और लोग हों जो पॉइंट जोड़ते हैं या पॉइंट को हटाते हैं। इस तरीके की जो चीजें होती है उसमें लोको पायलट एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, लेकिन उसके अलावा जो आपका ग्राउंड स्टाफ है उसका भी बहुत बड़ा जिम्मा होता है। तो आरपीएफ की ये जिम्मेदारी है कि ट्रैक पर कोई ऐसी चीज ना आए, और अगर आई है तो उसको रिपोर्ट करना। अगर मान लिया उनकी नजर से इतना लंबा ट्रैक है, कई बार होता है आप निकल गए, उसके बाद किसी ने रख दिया, आप पर नजर रखे हुए, तो इन सारी चीजों की जांच जरूरी है। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, अगर हो रहा है तो खास जगहों पर क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार सवाल उठता है कि भाई ट्रैक आप ही ने कहा जैसे कि लंबे लंबे ट्रैक है, बहुत सी जगह ऐसे जहां आबादी नहीं है, तो उन जगहों पर रेलवे को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। अगर मान लिया आप क्लिप्स निकाल देते हैं या ट्रैक काट देते हैं या कुछ भी इस तरीके की हरकत करते हैं, वो बहुत आसान है। लेकिन जो घटनाएं पाई जा रही हैं खास जगहों पर पाई जा रही हैं, और जैसा सिलेंडर पाया गया, अब सिलेंडर कोई आदमी अगर रख दे ट्रैक पे तो कोई बगैर इंटेंशन के कैसे रख देगा, क्यों रख देगा? तो सवाल कई हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। उम्मीद है कि जल्द जरूरी सुधार होंगे। इस उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी मणिपुर से है। हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया था कि मणिपुर में हिंसा फिर से बढ़ी है। अब इस हिंसा के खिलाफ लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और सरकार ने लिया है एक्शन। 10 सितंबर को राजभवन की ओर मार्च कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। इसके बाद इम्फाल के दोनों जिलों इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य में 9 सितंबर को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। 9 सितंबर को प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स दागे। इससे पहले 8 सितंबर की रात को मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ड्रोन हमलों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला था। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर अमर रहे, अक्षम विधायकों इस्तीफा दो और राज्य सरकार को एकीकृत कमान दो, यूनिफाइड कमांड दो जैसे नारे लगाए। अगली सुर्खी हरियाणा चुनाव से जुड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 2 मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी गठबंधन न होने की स्थिति में अपनी अपनी अलग लिस्ट जारी की है।
वहीं हरियाणा चुनाव में 2 और नाम चर्चा में हैं। एक है बिट्टू बजरंगी। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने फरीदाबाद की NIT विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। बिट्टू बजरंगी 9 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित मिनी सचिवालय पहुंचा और अपना नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीडिया से बातचीत में बिट्टू बजरंगी ने बताया कि क्षेत्र की जनता ने उसे अपना उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारा है, ऐसा दावा किया उसने। मेरी बहन बेटी के साथ रेप होगा, लफ्जियात होगा, आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक जीऊँगा। अब उसको आप विवादित मान लो या सही भाषा मान लो, रोड पे उतरूँगा। बहन बेटी के लिए, इज्जत के लिए मेरी छाती रहेगी, मेरी बहन बेटी मेरे पीछे रहेगी, इज्जत वीरान नहीं होने दूंगा। दूसरा चर्चित नाम है सिंगर कन्हैया मित्तल, जो अपने गीत से चर्चित हुए थे, जिसके बोल हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं या जा सकते हैं, और आज कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। अगली सुर्खी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस से जुड़ी हुई। 9 सितंबर को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के डॉक्टरों से कहा था कि वो 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपने काम पर लौटें, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती और पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, उनका काम ठप रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपने यहाँ कार्यरत 51 डॉक्टरों, हाउसिंग स्टाफ, नर्सों और इंटर्न्स को नोटिस जारी किया है। मेडिकल कॉलेज ने इन सभी लोगों पर इंटिमिडेटिंग स्वभाव रखने के इल्जाम लगाए हैं। साथ ही कॉलेज ने इनके कैंपस में घुसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि वो तभी मेडिकल कॉलेज में घुस सकते हैं जब तक वो 11 सितंबर को इंक्वायरी बोर्ड के सामने पेश नहीं हो जाते। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली की NIA अदालत ने सांसद राशिद इंजीनियर को आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत 2 अक्टूबर 2024 तक के लिए है। अदालत ने उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी है। बता दें कि 27 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करके कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। राशिद इंजीनियर एक कश्मीरी नेता और पूर्व विधायक हैं। वे जम्मू कश्मीर के लंगेट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2008 और 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। 2019 में आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया था। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।